हमें ना अंतर्द्वंद चाहिए, ना चाहिए पाखंड, हमें तो सिर्फ उत्तराखंड चाहिए, भारत राष्ट्र अखंड चाहिए। फिलहाल जमीनों पर जब तक जो समिति बैठा रखी है भू कानून की, उसका कोई निर्णय नहीं आता और अग्रिम आदेश तक कृषि भूमि पे भी रोक लगी है कि कोई भारी राज्य का व्यक्ति इस जमीन को नहीं खरीद सकता है। ये कहीं रोक नहीं लगी है। अच्छा। आपने देखा आज भी अखबार में है जी। क्योंकि जब तक नोटिफिकेशन नहीं तब तक उसमें भी लिखा है कि नगर निगम सीमा के बारे में कोई सीमा निर्धारित नहीं कोई की। निर्धारित तो यानी कि नगर निगम सीमा में तो आप 12.5 वो एकड़ जमीन जो है ले ही सकते हैं। फिर जो कृषि भूमि जो 250 का है वो दायरा रखा है। वो तो केवल रोक उस पर लगाई है कि जो कृषि और उद्यान के लिए जो जमीन दी जाती थी उसमें परमिशन, वो बिना परमिशन, वो जिलाधिकारी के परमिशन से और उसके फिर शासन के परमिशन से उनको अलाउड होती थी, उस पर रोक लगाई। नमस्कार साथियों, स्वागत आपका बक्सर.com पर। मैं आपके साथ शोभन सत्य सिंह। साथियों, इन दिनों उत्तराखंड में मूल निवास भू कानून की जो मांगे हैं वो तेजी से लगातार बढ़ती जा रही हैं और लोग सड़कों पर उतर रहे हैं। वो आपने 24 दिसंबर को देखा कि लगातार अब लोग जाग चुके हैं कि हमें चाहिए हमारा जो हक है मूल निवास और भू कानून। लेकिन ये मूल निवास है क्या मूल निवास सिर्फ एक प्रमाण पत्र है जो यहाँ के लोगों को दिया जाता था, क्योंकि अब तो बन नहीं रहा है, या जो अस्थायी निवास और मूल निवास जो प्रमाण पत्र है उनमें क्या भिन्नता है, वो आज हम विस्तार से जानेंगे। आप हमारे साथ अंत तक बने रहे। इसके लिए हमारे साथ जुड़े हैं राज्य आंदोलनकारी और समाज सेवी रघुवीर बिष्ट जी। सर, बहुत बहुत स्वागत आपका बक्सर.com पर। धन्यवाद सोहन जी। रघुवीर बिष्ट जी, मूल निवास की मांग तो सभी कर रहे हैं, लोग उतर भी चुके हैं, लेकिन कई चीजें ये होती है कि सिर्फ प्रमाण पत्र बनाने से इसके जो लाभ हैं वो क्या क्या होंगे, वो हम आपसे जानना चाहेंगे। धन्यवाद सोहन जी, आपने इस महत्वपूर्ण चर्चा पर यहाँ मुझे आमंत्रित किया। राज्य की अवधारणा 3 बिंदुओं को लेकर के हुई थी। पहला विकास, दूसरा रोजगार और तीसरा हुआ थी पहचान। विकास की इसलिए हुई थी क्योंकि हम सोचते थे कि उत्तर प्रदेश में लखनऊ में बैठ करके बंद एसी कमरों में वहाँ के लोग जो नीति नियंत्रक थे वो न तो हमारे हिमालय को जानते थे, न हमारी नदियों को जानते थे, न हमारी भौगोलिक स्थिति को जानते थे, और जिस वजह से वो हमारे भौगोलिक स्थिति के अनुसार वहाँ की योजनाएं नहीं बना पाते थे। इसलिए हमारी मांग थी कि हमें पृथक उत्तराखंड राज्य अलग दीजिए, और हमें विश्वास था कि राज्य बनने के बाद, क्योंकि यहाँ के जो जनप्रतिनिधि होंगे वो हिमालय को अच्छी तरह से जानते हैं, वहाँ के नदी नाले गाड़ गदेरे को अच्छी तरह से जानते हैं, और वो उसी के अनुरूप नीतियाँ बनाएंगे। लेकिन अफसोस इस बात का है कि राज्य बनने के 23 साल बाद भी जो नीतियां लखनऊ में बैठ करके बनाते थे वही नीतियां आज देहरादून में हो रही हैं। कुछ बदला नहीं और कुछ बदला नहीं। और राज्य बनने के बाद जो शहीदों ने सपना देखा था कि शहीदों की सपनों की राजधानी गैरसैंण बनेगी, वो गैरसैंण नहीं बनी। जहां तक मूल निवास की बात है तो मूल निवास और अस्थायी निवास में अंतर है। मूल निवास जो भारत सरकार ने 1950 में ये प्रेसिडेंशियल डिक्लेरेशन के बाद जो व्यक्ति जिस राज्य में रह रहा है 1950 में, वो वहाँ का मूल निवासी है। और अस्थायी निवासी भारत सरकार ने राज्यों पे ये निर्णय छोड़ दिया था, तो किसी राज्य में कम से कम 15 साल उसको वहाँ का निवासी होना चाहिए। जैसे असम जैसे राज्य में तो 20 साल भी है कि अगर किसी भी व्यक्ति को दूसरे राज्य में, क्योंकि हिंदुस्तान ने हर व्यक्ति को राइट से व्यापार करने का, शिक्षा लेने का और बसने का भी, तो उसमें था कि कम से कम 15 साल अगर कोई किसी राज्य में रहते हुए हो गए तो उसको उसका अस्थायी प्रमाण पत्र, अस्थायी प्रमाण पत्र उनको दिए जाए। अब पहली बार मूल निवास का मुद्दा, इसकी बहस छिड़ी थी 1977 में। और वो बहस क्यों आई थी? वो आई थी जब 1961 में गुजरात और महाराष्ट्र का विभाजन हुआ, क्योंकि पहले गुजरात और महाराष्ट्र एक ही राज्य थे। जब इनका विभाजन 1961 में हुआ तो मराठियों ने कहा कि भी हमें मूल निवासी माना जाए। तो मूल निवासी 1961 के बाद, तो 77 में इसकी बहस हुई थी और सुप्रीम कोर्ट में 8 सदस्यीय जज ने एक निर्णय दिया था। उन्होंने कहा था कि जो प्रेसिडेंशियल
डिक्लेरेशन है, जो अधिसूचना जो जो राष्ट्रपति ने उस पर हस्ताक्षर किए 1950 ही मानी जाएगी। अब क्योंकि उसके बाद जो है फिर राज्य बने नहीं, तो उसके बाद राज्य बने तीन राज्य बने, वो बनाते उत्तराखंड, झारखंड और छत्तीसगढ़। अब यहां भी वो समस्या आई कि किसको मूल निवासी माना जाए और किसको अस्थायी निवासी माना जाए। तो मूल निवासी तो उन्होंने उत्तराखंड में भी और झारखंड में भी उन्होंने कहा 1950 में जो गाइडलाइंस है भारत सरकार की, वो जो नोटिफिकेशन है, प्रेसिडेंशियल नोटिफिकेशन है, उसके अनुसार 1950 माना जाए। लेकिन अस्थायी नागरिक किसे माना जाए? तो अस्थायी नागरिक के लिए उत्तराखंड ने कहा कि जो 1985 से यहां रह रहे हैं उनको अस्थायी नागरिक माना जाए। और यही बात जो है झारखंड में भी हुई थी कि 1985 में जो, तो 2012 तक उत्तराखंड में मूल निवास का प्रमाण पत्र भी मिलता था और अस्थायी निवास का प्रमाण पत्र मिलता। अब 2012 में जब विजय बहुगुणा की सरकार थी तो उस समय दो लोग जो है जनहित याचिका दायर लेकर के हाई कोर्ट गए थे। एक नैना सैनी वर्सेस उत्तराखंड सरकार केस है और दूसरा गया था प्रदीप जैन वर्सेस यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। तो उस समय जो है सुप्रीम हाई कोर्ट की सिंगल बेंच की जज जिसके उस समय तत्कालीन जज सुधांशु धूलिया जी थे, उन्होंने निर्णय था, उन्होंने कहा अस्थायी और मूल निवासी में कोई अंतर नहीं। जो 2000 से जब से राज्य बना है, जो यहाँ रह रहे हैं उनको मूल निवासी माना जाए और उनको अस्थायी निवासी माना जाए। ये नैनीताल हाई कोर्ट ने कहा था। अब जब ये बात आई, ये यहां से शुरू हुई, तो उस समय की तत्कालीन सरकार जो विजय बहुगुणा की सरकार थी, उन्होंने एक बहुत बड़ी भूल की थी। अच्छा। वो जो है उसको डबल बेंच में नहीं ले गया और न ही सुप्रीम कोर्ट में ले गया, उसी को स्वीकार कर लिया। और उस दिन से ही जो है फिर मूल निवास प्रमाण पत्र मिलना बंद हो गया और अस्थायी प्रमाण पत्र को ही मूल निवास पत्र मानने लगा। अब यहां से जो है फिर ये 2012 से लेकर के इतने समय बाद उत्तराखंड की जनता में एक जन जागरण हुआ, क्योंकि उसके पीछे मैंने बता दी तीसरी पहचान थी, पहचान की। उन्होंने कहा हम तो अपने राज्य में हमारी आइडेंटिटी हमें मिल नहीं रही, पहचान नहीं मिल रही। क्योंकि जब उत्तर प्रदेश में थे तो उस समय विकास और पहचान दो मुद्दे थे। क्योंकि जैसे 15 अगस्त हो या 26 जनवरी हो, तो हमारे पहाड़ी क्षेत्रों की, क्योंकि उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा राज्य था, तो हमारी संस्कृति, सभ्यता, ये सब जो है छिप जाती थी, ये उसकी झांकियां नहीं निकल पाती थी। उत्तर प्रदेश में इतना बड़ा था कि हमारे लोगों को इसका प्रतिनिधित्व नहीं मिलता था। तो इसलिए पहचान की भी मांग हुई थी कि हमें अपनी आइडेंटिटी मिले। आज जिस तरह से राज्य बना तो एक आइडेंटिटी, भाई 26 जनवरी को जो है हमारे प्रदेश की अलग से झांकी होती है, हमारी संस्कृति, सभ्यता। तो जिस तरह से इन 23 वर्षों के अंदर जब देखा कि कुछ लोगों ने अस्थायी प्रमाण पत्र 4 साल रहे, भ्रष्टाचार के पटवारी, तहसीलदार और उनको पैसे दे करके जो है उन्होंने अस्थायी मूल निवास प्रमाण पत्र बना दिए गए। जब राज्य अविभाजित उत्तर प्रदेश था तो उस समय हमारे लिए हिल कैडर था। हमारे पर्वतीय अंचल के लोगों को चाहे मेडिकल हो चाहे इंजीनियरिंग हो, उसमें रिजर्वेशन मिलता था। और एक्चुअली में जो ये मूल निवास था वो केवल और केवल अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को प्रमाण पत्र देने के लिए हुआ था। अच्छा। क्योंकि उस समय तक जो है मंडल कमीशन लागू नहीं हुआ था, और मंडल कमीशन लागू न होने के कारण 1991 में तब ये ओबीसी भी इसमें जुड़े। और हमारी लड़ाई किसकी थी? रोजगार के साथ। क्योंकि जब मंडल कमीशन लागू हुआ, 27% आरक्षण जबरदस्ती हमारे पर्वतीय क्षेत्रों पे थोपा गया, तो हमने कहा भी पर्वतीय क्षेत्रों में तो ओबीसी रहते ही नहीं है, उसमें तो 2-3% रहते थे, उसमें 27% आरक्षण जब जबरदस्ती थोपा गया तो उससे जो है फिर उत्तराखंड राज्य के लिए क्या हो गया? आंदोलन शुरू गया। तो मैंने बताया रोजगार, विकास और पहचान। तो अब हमने कहा इन 23 साल में न तो रोजगार मिल रहा है, तो कम से कम जो हमारी एक पहचान थी वो मूल निवास प्रमाण पत्र, जिससे कि हम पहचाने जाते थे कि हम यहाँ के मूल निवासी हैं, हमें जो है उससे भी वंचित किया गया। यहां से भाग बढ़ते, और ये स्पष्ट रूप से कहना चाहते कि हमारा जो आंदोलन है, जो आंदोलनकारियों का आंदोलन है, ये किसी धर्म, संप्रदाय, वर्ग, जाति से इसका कोई ना। स्पष्ट रूप से कहा गया कि जो 1950 से उत्तराखंड में रह रहे हैं वो यहाँ के मूल निवासी हैं। अच्छा बिष्ट जी, मूल निवास प्रमाण पत्र या सिर्फ प्रमाण पत्र ही बनाए जाए, या उसके लिए जो मूल निवासी हैं उनके लिए कुछ सुविधाएं भी यहाँ उपलब्ध कराई जाए, चाहे वो नौकरी में हो कि कुछ छूट दी जाए, स्वास्थ्य के क्षेत्र में छूट दी जाए, कि मूल निवास प्रमाण पत्र बनने के क्या फायदे होंगे अगर अब दोबारा से दामी सरकार ने कहा कि हमने कमेटी गठित की है, इसमें वो फैसला लेंगे, अगर बन जाता है तो इसको क्या फायदा होंगे वो आप जरा बताइए।
देखो सोहन जी, मूल निवास मैंने पहले भी कहा कि मूल निवास केवल अनुसूचित जाति और जनजाति को प्रमाण पत्र देने के लिए बने थे जब 1950 में। लेकिन क्या था कि जो हिमालयी क्षेत्र हैं जिनको हम सेवन सिस्टर स्टेट कहते हैं, उनमें जो है जो वहाँ के निवासी हैं, क्योंकि वो पिछड़े क्षेत्र से आते हैं, सीमांत क्षेत्र से आते हैं, और सीमांत क्षेत्र के होने के नाते उनको जो है सरकारी तरफ से कुछ ना कुछ सुविधाएं मिलती हैं। तो हमारा भी ये कहना है कि जो मूल निवासी है उत्तराखंड के, उनको क्लास 3 और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों में उनके पद जो है मूल निवासियों के द्वारा आरक्षित होनी चाहिए। अब ये क्योंकि ये सेवन सिस्टर स्टेट्स में भी है, लेकिन हालांकि सरकार ने जब से आप देख ही रहे हैं कि चतुर्थ श्रेणी के शून्य पद तो शून्य कर दिए। तो जब चतुर्थ श्रेणी के पद निकलेंगे नहीं तो वहां के लोगों को लाभ कहां से होगा। तृतीय श्रेणी के पद भी आप देख रहे होंगे कि आप अस्थायी निवास प्रमाण पत्र के आधार पर देंगे, तो जो 4 साल पहले उत्तराखंड में आकर के उसने मकान बना लिया, वो जो है कम से कम 15 साल होने चाहिए, लेकिन हमारी भ्रष्ट नौकरशाही ने ऐसा कर दिया कि उनको 4 साल के अंदर ही जो है अस्थायी प्रमाण पत्र दिए, तो वो भी इलिजिबल हो जा रहे हैं। तो इसलिए जो यहाँ के मूल निवासी वो उससे भी वंचित हो रहे हैं। तो हमारा केवल विरोध इस बात का है कि जिन लोगों ने गलत तरीके से कम समय में मूल अस्थायी प्रमाण पत्र बनाए हैं उनकी जांच होनी चाहिए, और अगर किसी ने गलत तरीके से नौकरी पाई है तो उसको नौकरी से बाहर होना चाहिए। पात्र है उसको उसका हक मिलना चाहिए, जो पात्र है। अच्छा, आप राज्य आंदोलनकारी भी रहे हैं बिष्ट जी, जो आपने शुरू में भी इसका जिक्र किया था कि जो सपने देखे थे, तो आपको लगता है कि उत्तराखंड के जो लोग हैं, जिस प्रकार से अब मूल निवास बनना बंद हो गया है, जो यहाँ के लोग थे, एक पहचान का संकट जो सबसे बड़ा है, क्या वो और गहराता जा रहा है? निश्चित रूप से आपने देखा इस 23 साल के अंदर जिस तरह से डेमोग्राफिकल चेंज आया है, वो हमारे लिए बहुत खतरनाक है। आप ये देखो कि वहां से 60% आबादी जो है पलायन कर चुकी है। इन 23 साल में 1 लाख हेक्टेयर भूमि बंजर पड़ चुकी है। 3500 घरों पे ताले लग चुके हैं। 1000 से ज्यादा गांव जो है भूतिया गांव घोषित हो चुके हैं। और चूंकि हमारा राज्य 2 सीमाओं से जुड़ा हुआ है, 2 अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से जुड़ा है, एक चीन से और दूसरा नेपाल से, इसलिए सामरिक दृष्टिकोण से भी जो सीमांत गांव है वहां लोगों का रहना बहुत जरूरी है। आपने देखा होगा कि कारगिल में अगर गडरिया नहीं होते तो लोगों को देश को पता भी नहीं चलता कि पाकिस्तानी जो है वहां अंदर घुस गए। तो इसलिए सीमांत राज्य होने के कारण वहां पलायन रुकना भी बहुत जरूरी है। इसलिए केंद्र सरकार की जिम्मेदारी बनती है, राज्य सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि जो उत्तराखंड को सामरिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण राज्य मानते हुए वहां के निवासियों को स्पेशल कैटेगरी में रखना चाहिए, जिस प्रकार 7 सिस्टर स्टेट्स को स्पेशल कैटेगरी का दर्जा दिया गया। आर्टिकल 370 वहां है, उसी प्रकार का आर्टिकल 371 जो है हम चाहते हैं। और हम चाहते हैं कि उस पूरे क्षेत्र को, जो पर्वतीय क्षेत्र है, उसको बैकवर्ड क्षेत्र घोषित कर दो। आप बैकवर्ड क्षेत्र घोषित कर देंगे तो मूल निवास प्रमाण पत्र और भू कानून अपने आप ही उसमें जो है कवर हो जाएंगे। आप देखो 7 सिस्टर स्टेट में जो है यह है कि आप जो है बाहर का व्यक्ति कोई वहां जमीन नहीं खरीद सकता। हमारा ये भी नहीं है, क्योंकि हम तो शुरू से ही राष्ट्रवादी विचारधारा के लोग, जब आंदोलन चल रहा था खटीमा, मसूरी, मुजफ्फरनगर जैसे बीभत्स कांड के बाद भी हम नारा लगाते थे कि हमें ना अंतर्द्वंद चाहिए, ना चाहिए पाखंड, हमें तो सिर्फ उत्तराखंड चाहिए, भारत राष्ट्र अखंड चाहिए। हम कभी भी ये नहीं कहते कि हम उनका विरोध कर रहे हैं कि बाहर के लोग यहां आकर के न बसे। हम कभी अस्थायी प्रमाण पत्र का भी विरोध नहीं कर रहे कि अस्थायी प्रमाण पत्र नहीं देना चाहिए, उनको दे दो। कम से कम 15 साल जो यहां रह रहे हैं उनको, जो भारत सरकार ने निर्धारित किया उनके अनुसार। अब भ्रष्ट नौकरशाही उनको 4 साल के अंदर दे रही, तो वो तो उसकी जांच होनी चाहिए। उनके जो है अगर किसी ने इस तरह से अस्थायी प्रमाण पत्र के आधार पर नौकरी ली है और उसको अगर ये प्रूफ होता है कि उसको जो है 15 साल यहां नहीं हो रहे, तो उसकी नौकरी से उसे बर्खास्त किया जाना चाहिए। तो और दूसरा, हम ये भी नहीं चाहते कि हम यहाँ नहीं वो करना चाहते कि कोई यहाँ जमीन ना ले। भाई जो 250 वर्ग मीटर का है वो शहरी निकाय क्षेत्र में उसके लिए जो है ले सकता है। अच्छा, मैं उसी पे आ रहा था, आपने भू कानून की बात की यहाँ पर।
ये मूल निवास के साथ एक बात और भी जो मांग है वो बहुत पहले से जी, भी जी। चलती आई सोशल मीडिया से लेकर जी। कि हमें चाहिए भू भू कानून। कानून। भू कानून में क्या हो रहा है, जब पहले चुनाव हुए तो उसके बाद कांग्रेस की सरकार बनी जी। थी, तो कांग्रेस की सरकार में एनडी तिवारी की सरकार ने ये निर्णय लिया था कि 500 वर्ग मीटर ले लें। उसके बाद खंडूरी सरकार आती है जी। कि इसको उन्होंने कम करके 250 वर्ग किया, जो आपने अभी बताया कि 250 वर्ग अब खरीद सकते हैं आप शहरी क्षेत्रों में। उसके बाद त्रिवेंद्र सरकार आती है और 2018 में इसको पूरी तरह से समाप्त कर देती है, और जिसके बाद भारी मात्रा में जो जमीनों की खरीद फरोख्त हुई है उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? देखो सोहन जी, सबसे पहले जो हम कहते हैं कि उत्तराखंड मांगे सख्त भू कानून, हिमाचल जैसा भू कानून, तो हमें सबसे पहले क्यों चाहिए ये भी आप तो सबसे पहले कि हिमाचल का भू कानून क्या है उसके बारे में आपको बताना चाहता हूँ। हिमाचल का गठन हुआ था 71 में। वहाँ के जो तत्कालीन मुख्यमंत्री थे, प्रथम मुख्यमंत्री डॉक्टर वाई.एस. परमार, वो विजनरी लीडर थे, दूरदृष्टि सोच के नेता थे। वो जानते थे कि हमारा पर्वतीय राज्य है और पर्वतीय राज्य होने के कारण बाहरी धनाढ्य लोग, पैसे वाले लोग थोड़ा सा लालच दे करके उनकी बेशकीमती जमीनों को एक दिन खरीद लेंगे और एक दिन ऐसा आएगा कि वो लोग जो है क्या हो जाएंगे, भूमिहीन हो जाएंगे। तो उन्होंने सबसे पहले जो है वहाँ 1971 जो टेरिटरी लैंड रिफॉर्म एक्ट है वो लागू किया कि बाहर का व्यक्ति हिमाचल में कृषि भूमि नहीं खरीद सकता है। सिर्फ लीज पे ले लीजिए। उसके बाद 72 आया, अमेंडमेंट आया, उसमें भी कम से कम 5 संशोधन हुए। अच्छा। अगर हम एकदम बंद कर देंगे तो फिर विकास भी नहीं हो सकता। तो उसमें उन्होंने ये शर्त रखी कि निकाय क्षेत्र में जो शहरी क्षेत्र है वहां जो है 500 वर्ग मीटर भूमि व्यक्ति खरीद सकता है, लेकिन उसको सरकार की परमिशन लेनी पड़ेगी। और जो कृषि भूमि तो बिल्कुल नहीं खरीद सकता। एक बहुत से लोगों में कंफ्यूजन है कि हिमाचल में दूसरी राज्य का व्यक्ति जमीन खरीद ही नहीं सकता। ऐसा नहीं है, खरीद सकता है, 500 वर्ग मीटर खरीद सकता है, वो भी केवल नगरीय क्षेत्र में, लेकिन उसके भी सरकार की परमिशन लेनी पड़ेगी। और उसका उदाहरण आपके सामने कि प्रशांत भूषण की वहाँ कोठी है, कैप्टन अमरिंदर सिंह की है, प्रियंका गांधी की, तो वहाँ अगर वहाँ ऐसा कानून होता तो वो खरीद नहीं सकते। फिर उद्योगों के लिए भी वहाँ अलग नीति है। अच्छा, उद्योगों के लिए भी नीति, नहीं तो वहाँ जो है मोहन मिकिन्स की बार फैक्ट्री नहीं खुलती, वहाँ जो है अंबुजा सीमेंट से लेके एसीसी सीमेंट से लेकर कई फैक्ट्रियां हैं। नहीं तो अगर बाहर के लोगों के लिए एकदम बंद होता तो वहाँ वो भी नहीं खरीद सकते। यहाँ के लोगों अब मैं आपको रोकना चाहूंगा, ये डर भी बैठाया जा रहा है कि अगर ऐसा हो जाए कि हिमाचल जैसा सख्त भू कानून हो जाए तो यहाँ फिर कोई ये नहीं करेगा। ये डर भी बैठाया रखा। तो जैसे कि आपने बताया कि वहाँ कंपनी, हिमाचल में भी मैंने कहा हिमाचल में भी जो इंडस्ट्रियल वो उनका हुआ है औद्योगिक इकाई लगाने के लिए, तो वहाँ जो है परमिशन दी जाती है। उसके लिए आपने देखो अडानी जो है, अडानी सेब से लेकर के अडानी के वहाँ जो है कोल्ड स्टोरेज कैसे हैं। तो उसी सबसे उत्तराखंड ने कहाँ गलती की सबसे पहले, जब पहली बार भारतीय जनता पार्टी की अंतरिम सरकार थी 2 साल, उसने जो है अगर उसको पहले दिन से ही भू कानून लागू कर देते तो जो हम बहुत बेशकीमती जमीन थी जो 2003 तक जब भू कानून लागू हुआ उससे पहले ही जो है बाहरी लोगों ने खरीद ली थी। यहाँ देहरादून से लेकर के जो ये इसमें खरीद दी। तो 2003 में जो पहला भू कानून यहाँ लागू हुआ, क्योंकि हम जब उत्तर प्रदेश से अलग हुए तो जो उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भू सुधार कानून 1950 था, वो हमारे उत्तराखंड में भी लागू था। और उसमें यह था कि 12.5 एकड़ तक एक व्यक्ति अपने पास भूमि रख सकता है, यानी कि 65 बीघा तक जो है अपने पास खरीद सकता। अब वो 2000 में हमारा राज्य का गठन हुआ, 2003 तक जो है उस समय बहुत ज्यादा खरीद फरोख्त हुई। और आपने देखा भी होगा कि उसी समय नेताओं को जो है 1 रुपए लीज पे भी जमीन दी गई। निशंक जी का आपने देखा होगा, चिदानंद स्वामी का देखा होगा, आडवाणी जी का देखा होगा, कई ऐसे लोगों को जो है 1 रुपए लीज पे जमीनें जो है वो लीज पे दी गई। 1 रुपए लीज पे 90 साल के लिए लीज पे दी गई। अब उसके बाद तिवारी जी की सरकार के दौरान सबने ये आवाज उठी कि अगर ये उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश भू सुधार कानून यहाँ भी लागू होगा तो यहाँ तो धनाढ्य व्यक्ति आकर के कितनी भी जमीन खरीद। तो उस समय जो ये कानून लागू हुआ था, और उसमें क्योंकि मैं बहुत डिटेल में जाऊंगा तो बहुत मैं केवल मुख्य बिंदु आपको बताना चाहता हूँ। उस समय तिवारी गवर्नमेंट ने क्या निर्णय थे, 3 मुख्य बिंदु थे। पहला था कि बाहर का व्यक्ति भी यहाँ जमीन ले सकता है, कृषि भूमि भी ले सकता है, वो लेगा 500 वर्ग। ये सिर्फ निकाय क्षेत्रों के लिए था? नहीं, ये पूरे उत्तराखंड का। ये गलती कर दी। हिमाचल में क्या है कि केवल निकाय क्षेत्र के लिए, और यहाँ क्या था कि पूरे प्रदेश में भी। अब उसमें क्या था कि ये कानून
जो 500 वर्ग मीटर का कानून था वो निकाय क्षेत्र पे लागू नहीं होता। निकाय क्षेत्र पे ये था कि वो 12.5 ले सकते हैं एकड़ ले सकता है। आज भी वही कानून है। अच्छा फिर उसके बाद जनरल खंडूड़ी की सरकार आई, औद्योगिक के लिए वही था तिवारी जी का भी, जो ये आज के डेट में भी कि अगर कोई औद्योगिक इकाई लगाना चाहता है तो वो जो है 2 साल के अंदर वो जो है जमीन क्या करे, जमीन को जो है जिस पर्पस के लिए ली है उस वो उद्योग खड़ा करना पड़ेगा, नहीं तो वो सरकार में निहित हो जाएगी। अब 2007 में जनरल खंडूड़ी की सरकार आई, उन्होंने उस कानून में 500 वर्ग मीटर से घटा करके उसको 250 वर्ग मीटर कर दिया। लेकिन क्या किया, जो निकाय क्षेत्र है उसमें जो सीमा निर्धारित जो 12.5 थी वो रहने दी निकाय क्षेत्र में, जो शहरी क्षेत्र में। अब जो है क्या हुआ कि जब 2012 के बाद फिर 17 में जो है भाजपा की सरकार आई, फिर कांग्रेस की सरकार आई, तो इन्होंने इसको ऐसे ही रहने दिया। उसके बाद 2018 में भाजपा की सरकार आई तो इन्होंने क्या किया कि नगर निकाय क्षेत्र का विस्तारीकरण कर दिया। जैसे पहले देहरादून में जो है 60 वार्ड थे, अब वो जो है 100 वार्ड हो गए। तो जो भू कानून था वो पहले 60 वार्डों में था, अब वो जो है बढ़कर के कितने होगा 100 वार्डों में। उसी प्रकार नगर पालिका क्षेत्र बढ़ा दिए गए, तो हम पहाड़ों कई नगर पंचायत बढ़ गए, तो उसमें जो है भूमि को एक तरफ से जो है 12.5 जो हर जगह ले सकते। और उसके बाद उन्होंने क्या किया कि जो औद्योगिक इकाई गठन करने के लिए कहा था कि 12.5% ले सकते हैं, वहां उसकी सीमा भी बढ़ा करके उन्होंने क्या कर दी कि कितनी भी जमीन ले सकते आप। तो यहीं से जो है लोगों में फिर भू कानून के कि जब देखा उन्होंने कि ये तो पूरे दरवाजे खोल दिए। लेकिन मैं एक बात आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि हमारे पहाड़ में केवल काश्तकार तो अपनी जमीन बेच नहीं सकता। नहीं, काश्तकार जो है वो कैसे नहीं बेच सकता, क्योंकि वहां चकबंदी तो है नहीं। एक का खेत इधर है, दूसरे का खेत इधर है, तीसरे का खेत वो चाहते हुए भी ना तो लीज पे दे सकता है ना अपनी बेच सकता। तो इस सरकार का क्या था कि ये जो सरकारी जमीन है उन पे उनका ध्यान है। अभी जो सर्विस सेक्टर पॉलिसी बनाई है कि भाई हम 50 करोड़ तक इन्वेस्ट करता है तो उसको 25% जो है सब्सिडी देंगे। ये पहाड़ की जो सरकारी बेशकीमती जमीनें हैं उसको जो है नीलाम करने की इस सरकार ने पूरी तरह से ठान रखी। अच्छा बिष्ट जी, कल ही धामी जी का एक बया वो आए घोषणा उन्होंने की, एक बैठक की उन्होंने कि जो जितनी भी जो ये हमें अब बातें की कि इतना वो खरीद सकते हैं, वो खरीद सकते हैं, लेकिन अब उन पर भी रोक लगा दी गई है। कल ही ये फैसला आया कि फिलहाल जमीनों पर जब तक जो समिति बैठा रखी है भू कानून की उसका कोई निर्णय नहीं आता और अग्रिम आदेश तक कृषि भूमि पे भी रोक लगी है कि कोई भारी राज्य का व्यक्ति इस जमीन को नहीं खरीद सकता है। इसको कैसे देखते हैं आप इस आदेश को? ये कहीं रोक नहीं लगी है। अच्छा। आपने देखा आज भी अखबार में है जी, क्योंकि जब तक नोटिफिकेशन नहीं तब तक उसमें भी लिखा है कि नगर निगम सीमा के बारे में कोई सीमा निर्धारित नहीं की। तो यानी कि नगर निगम सीमा में तो आप 12.5 वो एकड़ जमीन जो है ले ही सकते हैं। फिर जो कृषि भूमि जो 250 का है वो दायरा रखा है। वो तो केवल रोक उस पर लगाई है कि जो कृषि और उद्यान के लिए जो जमीन दी जाती थी उसमें परमिशन, वो बिना परमिशन, वो जिलाधिकारी के परमिशन से और उसके फिर शासन के परमिशन से उनको अलाउड होती थी, उस पर रोक लगाई, उस पर रोक लगी है। ये नहीं कि आप नगर निगम क्षेत्र में कहीं रोक नहीं लगी है, 250 उसमें कहीं रोक नहीं लगी है। तो ये जो है जहां तक इसकी बात है, और मुझे इस बात की खुशी है कि जो 24 तारीख का स्वतः स्फूर्ति आंदोलन हुआ, क्योंकि हमारे सामने देखा कि भाई हम लोगों को ये विश्वास नहीं दिला पाए कि ये राज्य आंदोलन की कोख से जन्मा हुआ राज्य। इस राज्य को बनाने में 42 शहादतें हुई। इस राज्य को बनाने में खटीमा, मसूरी, मुजफ्फरनगर, श्रीयंत्र टापू जैसे बीभत्स कांड हमने सहे। हम अपनी भावी पीढ़ी को यह एहसास नहीं दिला पा रहे थे कि ये राज्य आंदोलन से, आंदोलनकारियों ने तो सोचा कि राज्य बन गया, अब उसके बाद जो है ये नीति निरंतर ये बनेंगे, क्योंकि ये हिमालय को जानते हैं, ये हमारे गाढ़ गदरी को जानते हैं। लेकिन उन्होंने 23 साल के अंदर अपने ही सामने देखा कि यहाँ के जल, जमीन, जंगल बिक रहे हैं। हमारे सामने देखा कि भी मातृशक्ति का अपमान हुआ, उनके दोषियों को, मुजफ्फरनगर कांड के दोषियों को हम सजा नहीं दिला पाए। 23 साल के अंतर हम परिसीमन का बंटवारा नहीं कर पाए, जबकि तीनों जगह एक ही सरकार है, परिसंपत्तियों का बंटवारा नहीं हुआ। और अपने ही सामने देखा कि अपने नन्हेहालों के भविष्य के साथ खिलवाड़ होते, चाहे यूके SSSC हो, चाहे उत्तराखंड PCS पब्लिक सर्विस कमीशन हो, 15-15 से लेकर के 35-35 लाख में नौकरियां बिकी और उसके बाद हम जो है शांत बैठे रहे। तो ये स्वतः स्फूर्ति आंदोलन जो निकला है ये राज्य के हित के लिए निकला है। अच्छा, आपने पलायन का जिक्र किया था कि पहाड़ों से सब मैदानों में आ गए हैं,
लोगों को एक और डर जो है, और सबसे बड़ा डर जहां तक मुझे लगता है मूल निवास भू कानून से बड़ा डर ये सता रहा है कि जब 2026 में परिसीमन होगा जी। तो ये डर है कि अगर जनसंख्या के आधार पर परिसीमन हुआ तो पहाड़ों की सीटें कम हो जाएंगी और मैदानी की सीटें बढ़ जाएंगी। इसको कैसे देखते हैं? बिल्कुल, आपने बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया है। और आपने देखा होगा कि अभी एक सर्वे एजेंसी ने रिपोर्ट की थी कि पांच राज्यों के चुनाव हुए थे, हम उत्तराखंड के साथ ही। उसमें सबसे ज्यादा मतदाता अगर इन 3 जिलों में बढ़े हैं, उधम सिंह नगर, हरिद्वार और देहरादून में, वो करीब जो है 30% मतदाता बढ़े हुए और पहाड़ों से मतदाता घटे हैं। तो यहाँ डेमोग्राफिकल चेंज भी आने, और परिसीमन में क्योंकि जनसंख्या के आधार पे होता है परिसीमन, अगर वहाँ से पहाड़ की सीटें कम हो जाएंगी, मैदानों में सीटें बढ़ेंगी, तो जो राज्य की मूल अवधारणा थी वो अपने आप ही खत्म हो जाएगी, जो पहचान थी वो अपने आप खत्म हो जाएगी। और इसीलिए तो जो है ये बातें उठ रही हैं। अच्छा, मैं अभी कुछ दिन पहले बात की थी भाजपा विधायक है विनोद चमोली जी, तो उसमें मैंने एक सवाल उनसे पूछा, उन्होंने खुद उसका जिक्र किया था कि अगर हमने पहाड़ी लोगों के जो मूल जो अवधारणा है पहाड़ राज्य की, उसकी ओर ध्यान नहीं दिया तो वो दिन भी दूर नहीं है जब पहाड़ी उत्तराखंड राज्य में एक और पहाड़ी राज्य की मांग उठने लगेगी। जिस प्रकार से जो मैदानी इलाका है वहां पर सीटों का जो है वो विस्तार हो जाएगा और पहाड़ों में कम हो जाएंगी। इस पे क्या करें? बिल्कुल सही, क्योंकि परिसीमन का मुद्दा हो चाहे मूल निवास का मुद्दा, ये जो है केंद्र सरकार के सब्जेक्ट है। अभी छत्तीसगढ़, बहुत से लोग कहते हैं कि झारखंड में जो है 1950, वो तो 1932 का मांग रहे हैं, वो तो 1932 का मांग रहे हैं, लेकिन वो केंद्र किसके पाले में डाल दी उन्होंने? केंद्र सरकार के पाले में डाल दी। और लगातार जिस प्रकार, क्योंकि परिसीमन हमारे हाथ में तो है नहीं, परिसीमन तो जो है परिसीमन आयोग उसके लिए बनाया, वो जनसंख्या के आधार पर सीटों का परिसीमन करता है। और पहाड़ में अगर लगातार जिस तरह से पलायन हो रहा है तो उससे सीटें अपने आप ही कम होंगी। पिछली बार परिसीमन में 8 सीटें जो है ऑलरेडी कम हुई है, और जब 8 सीटें कम होंगी तो जो राज्य की मूल अवधारणा थी, जो पहाड़ी राज्य की मांग थी, वो अपने आप ही जो है औचित्य विहीन हो जाएगी। इसी पहचान के लिए तो ये संघर्ष हो रहा है कि हमारी जो आइडेंटिटी है वो बनी रहे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए, और आपने काफी जानकारी दी जो हमारे दर्शकों को बहुत पसंद आई होंगी। और कुछ ऐसी चीज जो तमाम जो मुद्दे हमने जिन पर हमने बातचीत की, जो मूल निवास भू कानून हो चाहे वो परिसीमन, जो सबसे बड़ी चिंता है उत्तराखंड को लेकर कि 2026 में अगर परिसीमन हुआ तो पहाड़ की सीटों पर खतरा मंडरा रहा है। जो विधानसभा सीटें हैं वो कहीं ना कहीं कम हो सकती है। ऐसी तमाम जानकारियां हम आपको देते रहेंगे। आप देखते रहिए और बने रहिए बगछट के साथ।